हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनजी पाठशाला में। आइए शुरू करते हैं क्लास। ये क्लास का चौथा पार्ट है और इससे पहले 3 पार्ट बन चुके हैं। जिसने वे पार्ट नहीं देखे हैं वो कृपया देख ले। आइए शुरू करते हैं क्लास। कोशिका गतिविधियाँ नियंत्रित की जाती हैं। मतलब कोशिका की जो गतिविधियाँ होती हैं वो कैसे नियंत्रित करते हैं वो मैं आंसर बता दे रहा हूँ आपको। केंद्रक द्वारा, अर्थात हम केंद्रक के विषय में आज संपूर्ण जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। केंद्रक से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, केंद्रक सब पहले देख लें, इसकी खोज किसने की थी। केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इस केंद्रक में पाए क्या क्या जाते हैं? इस केंद्रक में पाए जाते हैं डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। क्या? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र। केवल ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। केंद्रक किसमें पाया जाता है? केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसके भाग देख लेते हैं। इसके भाग क्या है? पहला भाग है केंद्रक कला, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अर्थात झिल्ली। ठीक है, यह चारों ओर का भाग होता है। केंद्रक तथा कोशिका द्रव के बीच संबंध स्थापित करती है। क्या स्थापित करती है? संबंध, मतलब अणु का आदान प्रदान करती है। कोशिका विभाजन पर समाप्त हो जाती है। जब कोशिका का विभाजन होता है तब यह समाप्त हो जाती है। क्या? केंद्रक कला। इसके दूसरा भाग देख लेते हैं। दूसरा भाग है इसका केंद्रक द्रव्य, अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म। ये इसमें क्या क्या होता है? इसमें गुणसूत्र और केंद्रिका धसे होते हैं। क्या? गुणसूत्र और केंद्रिका इसमें धसे होते हैं। ये न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। इसमें प्रोटीन 80%, डीएनए 10%, फास्फोलिपिड 3 से 5% और आरएनए इसमें कितना होता है? 2 से 3% इसमें आरएनए पाया जाता है। इसका तीसरा भाग देख लेते हैं। इसका तीसरा भाग होता है केंद्रिका, अर्थात न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसी खोज फोंटाना ने की थी और ब्रॉडमैन नामकरण किसने किया था? ब्रॉडमैन ने नामकरण किया था। कोशिका का विभाजन पर यह भी समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसके 3 पार्ट हो चुके हैं। चौथा पार्ट, इसका भाग देख लेते हैं। चौथा भाग है हमारा क्रोमैटिन धागे, अर्थात गुणसूत्र। ये इसके जो जाल बन जाता है, ऐसे ऐसे दोस्तों जाल बन जाता है, उसे कहते हैं क्रोमैटिक रेटिकुलम कहते हैं। कोशिका विभाजन पर ये छोटे मोटे और सिकुड़कर धागे बन जाते हैं और उन्हीं धागों को हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इन क्रोमोसोम में डीएनए की बनी अति सूक्ष्म संरचना होती है जो आनुवांशिक लक्षणों को धारण करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी स्थानांतरण करती है। उसे क्या कहते हैं? जीन। अर्थात क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के बने जीन पाए जाते हैं और वह जीन क्या निर्धारित करते हैं? रंग क्या होगा, बाल क्या होंगे, आँख कैसे होंगी, ये सब जीन निर्धारित करते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं इसमें क्या क्या केंद्रक में पाया जाता है। इसके 4 भाग हो गए केंद्रक के। अब ये देखते हैं इसमें पाया क्या जाता है। इसमें दोस्तों न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड बना किसका होता है? ये 1000 न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, अर्थात 1000 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, इस न्यूक्लियोटाइड के प्रत्येक अणु में 3 अणु जुड़े रहते हैं। वो 3 अणु कौन कौन से हैं? वो हैं अणु, पहला है पेंटोस शर्करा, दूसरा है फास्फोरिक समूह और तीसरा है नाइट्रोजनी बेस। पेंटोस शर्करा में क्या होता है? इसमें राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का निर्माण करते हैं। ये पेंटोस शर्करा राइबोस और डीऑक्सी राइबोस का निर्माण करते हैं। फास्फोरिक समूह क्या करते हैं? ये अम्लीयता को बढ़ाते हैं। फास्फोरिक समूह जो क्या करते हैं? अम्लीयता को बढ़ाते हैं। और नाइट्रोजन क्षार क्या होते हैं?
ये नाइट्रोजनी बेस क्षारीयता को बढ़ाते हैं। अर्थात इससे समझ में आता है केंद्रक क्या है, उदासीन बन जाता है। यदि अम्लीय और क्षारीय दोनों बराबर मात्रा में मिलती हैं तो दोस्तों केंद्रक क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। ठीक है, नाइट्रोजनी बेस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन एक पिरामिडीन। नाइट्रोजनी बेस दो प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन भी दो प्रकार के होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। पिरामिडीन तीन प्रकार के होते हैं, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अभी दोस्तों आपको लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, लेकिन मैं धीरे धीरे आपको आगे सब क्लियर करते हुए चले जाऊँगा, आप बस सुनते रहें। ठीक है, कहते हैं डीएनए में बंध पाए जाते हैं। ठीक है, बंध में एडेनिन और थायमिन बंध होते हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन इनके बीच में इन दोनों के बीच में द्विबंध पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच में त्रिबंध पाए जाते हैं। ठीक है, ये बंध होते हैं हाइड्रोजन बंध। ठीक है, आरएनए में थायमिन की जगह आपको यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन और साइटोसिन। ठीक है, ये भी हाइड्रोजन बंध होते हैं। ठीक है, आप आगे देखते हैं दोस्तों। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सब पूरा क्लियर कराता हुआ चलूँगा, बस आप इस वीडियो को देखते रहिए और अच्छे से नोट्स बनाइए। ठीक है, अब हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी की। अनुवांशिकी या अनुवांशिकता। अनुवांशिकी को जेनेटिक्स कहते हैं और अनुवांशिकता को हेरेडिटी कहते हैं। ठीक है, अनुवांशिकी क्या होती है, जो लक्षण होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसके लक्षणों का अध्ययन करना अनुवांशिकी कहलाता है। और वो लक्षण जो उभरते हैं दूसरी पीढ़ी में, उसे क्या कहते हैं, अनुवांशिकता अर्थात हेरेडिटी। ठीक है, इसका शब्द किसने, ये अनुवांशिकी शब्द दिया था वाटसन ने। ठीक है, वाटसन ने दिया था 1906 में। इसके पिता हम मानते हैं ग्रेगर मेंडल को। ग्रेगर मेंडल को इनके पिता मानते हैं अनुवांशिकी का। इन्होंने प्रयोग किया था मीठी मटर में। मीठी मटर को क्या कहते हैं, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। ग्रेगर मेंडल ने अनुवांशिकी के 3 नियम दिए हैं। पहला प्रभाव्यता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम, तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अब देखते हैं डीएनए। अनुवांशिकी की सबसे बड़ी इकाई डीएनए। इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको सब बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, लेकिन निश्चित ही आपको सारे क्वेश्चन मैं इसमें सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए क्या करता है, ये नियंत्रण करता है प्रोटीन संश्लेषण का। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण करता है और ये डीएनए क्या करता है, उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में, वायरस में, क्लोरोफिल में, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इनका आकार क्या होता है दोस्तों, इनका आकार होता है गोलाकार और वलयाकार का आकार होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ पर है, हैदराबाद में है। ठीक है, भारत की बात बता रहा हूँ। इसमें नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, एडेनिन और थायमिन और ग्वानिन और साइटोसिन। ये 2 बंध हैं हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनका मूल मात्रक क्या होता है दोस्तों, इनका मूल मात्रक होता है न्यूक्लियोटाइड्स। जैसे मैंने बताया था 1000 न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ प्रश्न है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, किया था आर्थर कार्नबर्ग ने। आर्थर कार्नबर्ग ने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था 1959 में। 1959 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, डीएनए को सर्वप्रथम अलग किसने किया था, ठीक है, तो ये किया था फ्रेडरिक मिश्चेन ने। इन्हीं ने आरएनए की खोज भी की थी। ठीक है, आरएनए की खोज इन्होंने ही की थी और डीएनए को सर्वप्रथम अलग किसने किया था, फ्रेडरिक मिश्चेन ने किया था। अब डीएनए की संरचना सभी को पता है, डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, इसका पता कब चला, 1993 में वाटसन और क्रिक ने इसका प्रतिपादन किया था और ये खबर छपी थी उस समय नेचर पत्रिका में छपी थी। नेचर पत्रिका में ये खबर छपी थी 1993 में। ये सभी क्वेश्चन मैं वही करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। ये
वर्षों के सभी क्वेश्चन मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं जो इस टॉपिक से संबंधित थे दोस्तों, ठीक है। अब इसका मॉडल देख लेते हैं, ये डबल हेलिक्स मॉडल क्या है। डबल हेलिक्स मॉडल ऐसे एक संरचना है जिसमें एडेनिन और थाइमिन ये डबल हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, और ग्वानिन और साइटोसिन ये 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसका व्यास देखते हैं, डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और डीएनए की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जो मैंने बताया था 1000 न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं, एकल स्टैंडर्ड वाले डीएनए पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज में, जैसे कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है कि उसमें केवल एक चेन होती है डीएनए की, वो बैक्टीरियोफेज में होती है, ठीक है। बैक्टीरियोफेज वही होता है जो गंगा में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो बैक्टीरिया खाते हैं, ठीक है। बैक्टीरियोफेज T2 एंड T4। जीन परिवर्तन होता है डीएनए में, जीन परिवर्तन किस में होता है दोस्तों, डीएनए में होता है। और आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है, वो क्रोमोसोम में होता है। इसे विशेष ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये घुमाता है एग्जामिनर इसमें। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम में होता है और जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। आइए इसके आगे की वीडियो देखते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आरएनए क्या होता है, ठीक है। आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करके ही जाएंगे, ठीक है। आरएनए की खोज फ्रेडरिक मिशेल ने की थी, ठीक है, जैसे जिसने डीएनए को सर्वप्रथम अलग किया था, ठीक है। ये एक कुंडलित संरचना है, कौन सी संरचना है, एक कुंडलित संरचना है। काम क्या करता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और डीएनए क्या करता था, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता था। इसमें नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं, इसमें यूरेसिल होता है, और डीएनए में क्या था, डीएनए में थाइमिन होता था। और ये इसमें भी ये 2 हाइड्रोजन बंध से हैं और ये 3 हाइड्रोजन बंध से जुड़े होते हैं, ठीक है। इसमें पाया जाता है, ये किस में पाया जाता है, ये केंद्रक में पाया जाता है और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। ये कोशिका के अंदर संदेश वाहक का कार्य भी करता है, एक mRNA पढ़ाऊँगा मैं, जो संदेश वाहक का कार्य करता है, ठीक है। अब देख लेते हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना, भारतीय मूल के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे ये। हरगोविंद खुराना को 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी, आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी, और प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य को निर्धारित किया था, प्रोटीन संश्लेषण में जीनों के कार्य को निर्धारित किया था, ठीक है। इन्हें केवल अकेले नहीं मिला था, इनके साथ 2 लोग और भी थे, M.W. नीरेनबर्ग और R.W. हॉली, इनके साथ मिला था इन्हें नोबेल पुरस्कार, ठीक है। आरएनए के प्रकार देख लेते हैं। आरएनए के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्मॉल आरएनए, ठीक है, इसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये आरएनए का 80% भाग होता है। ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन बनाता है, ठीक है। और ये ज़्यादा स्थायी और छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे और स्थायी होते हैं, ठीक है। ये एकदम से मरते नहीं हैं, ठीक है, काफ़ी समय तक जीवित रहते हैं ये, ठीक है। और दूसरा होता है tRNA, ठीक है, tRNA, इस ट्रांसफर आरएनए या स्थानांतरण आरएनए, ये क्या करते हैं, ये 10% भाग होता है आरएनए का, ये अमीनो अम्ल को लाते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट होता है संदेशवाहक mRNA, संदेशवाहक, ये 10% भाग होता है आरएनए का, ये अमीनो अम्ल को चुनते हैं, जैसे कि ये अमीनो अम्ल है, इसे चुनेगा mRNA, और इसे इन आरएनए को लेके आएगा tRNA लेके आएगा, और ये यहाँ पर इसे बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन कौन बनाएगा, इसे प्रोटीन बनाएगा rRNA, ऐसे समझिए, ठीक है। ये सबसे बड़े होते हैं mRNA, ठीक है, और ये कम जीवित रहते हैं, ठीक है। कुछ विधियाँ देख लेते हैं कि ये जब ट्रांसक्रिप्शन होता है वो कैसे होता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को क्या कहते हैं हम दोस्तों, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की विधि को ट्रांसक्रिप्शन करते हैं। और आरएनए से डीएनए बनने की विधि को रीट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, रीट्रांसक्रिप्शन, जो
इसमें आरएनए से डीएनए आरएनए से डीएनए बनने की विधि है, ठीक है। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि क्या है? ट्रांसलेशन। एमआरएनए से प्रोटीन बनने की विधि ट्रांसलेशन है, और डीएनए से डीएनए बनने की विधि डुप्लीकेशन है, ठीक है। गुणसूत्र देख, अब अगला टॉपिक है गुणसूत्र, ठीक है। गुणसूत्र देख लेते हैं। इसकी खोज स्ट्रासबर्ग ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? स्ट्रासबर्ग ने की थी 1875 में, और नामकरण वेल्डियन ने किया था। वेल्डियन ने 1889 में वेल्डियन ने इसका नामकरण किया था। ये किसके बने होते हैं? ये मैट्रिक्स और डीएनए के बने होते हैं गुणसूत्र, जो हमें अभी क्रोमोसोम पीछे पढ़े थे वही। इसे जीनोम कहते हैं। ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं, जिसमें 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं और 1 जोड़ी एलोसोम होते हैं, ठीक है। इसी एलोसोम को सेक्स ऑटोसोम भी कहते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा सेक्स ऑटोसोम कितने होते हैं? 1 जोड़ी, ठीक है। तो जीन के बारे में आखिरी टॉपिक, जो आनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई होती है जीन, उसके विषय में देख लेते हैं। जीन की खोज किसने की थी? जोहानसन ने, और नामकरण भी इन्होंने किया था। आनुवांशिक संगठन, जीन के आनुवांशिक संगठन, जीन के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। और जीन के प्रभाव हमें अगली पीढ़ी में दिखें तो उसे क्या कहते हैं? फेनोटाइप। आनुवांशिक संगठन जीनोटाइप, और जीन के प्रभाव यदि अगली पीढ़ी में दिखते हैं उसे फेनोटाइप कहते हैं, ठीक है। इसके प्रकार देख लेते हैं। ये टाइप सिस्ट्रॉन 3 प्रकार के होते हैं, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रेकॉन। सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रेकॉन। म्यूट्रॉन की खोज ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी। ह्यूगो डी ब्रिज ने की थी, ठीक है। सिस्ट्रॉन क्या करता है? जीन के कार्य करने की इकाई। जीन कैसे कार्य करेंगे उसकी इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन, ठीक है। जीन में अचानक परिवर्तन की इकाई, जीन में यदि अचानक परिवर्तन हो जाता है उसकी इकाई म्यूट्रॉन कहलाती है। और रेकॉन, जीन के पुनः वही कार्य करने की इकाई, यदि जो जैसे कि होता है ना, जैसे कि जिसके पिता वो काम करते हैं वही काम उसका बेटा भी करता है, तो इस तरह की रेकॉन, जीन के पुनः वही कार्य करने की इकाई क्या होती है? रेकॉन, ठीक है। एक जीन एक सिद्धांत किसने दिया था? बीटल और टेटम ने दिया था। एक जीन एक सिद्धांत बीटल और टेटम ने दिया था। दोस्तों मैं यहाँ पर है एक ही क्वेश्चन, लेकिन उसके साथ मैंने 85 क्वेश्चन बना दिए, और ये 85 क्वेश्चन इसे ध्यान से आप पढ़िए। मैं इसके MCQs भी आपसे पूछूंगा, ठीक है। इसे ध्यान से आप इसे नोट करते हुए चलिए बस, ठीक है। नस्ल सुधारने को हम क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसी देख लेते हैं, कुछ प्रकार देख लेते हैं जिससे हम नस्ल सुधारते हैं, ठीक है। पहला होता है यूजेनिक्स। इसमें क्या होता है? जीन में कृत्रिम रूप से हेरफेर हम कर देते हैं। कृत्रिम रूप से हेरफेर हम कर देते हैं, ठीक है। इससे बनने वाला पहला क्या था? सबसे पहले क्या बनाया था? मैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया था। ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाया था। जो कब बनाया था? 1973 में बनाया था। 1973 में एक बैक्टीरिया बनाया था, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। दूसरा हमने चूहा बनाया था। 1974 में हमने एक चूहा बनाया था यूजेनिक्स क्रिया का विधि का प्रयोग करके। और तीसरा होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय बनाई थी, एक हॉलैंड की और फ्रांस की गाय का हमने वो ले लिया था, क्या जीन ले लिए थे, दोनों को मिला दिया। होल्स्टाइन फ्रीजियन गाय बनाई थी, जो ज़्यादा समय तक जीती थी और ज़्यादा दूध देती थी। ये 55 से 60 लीटर दूध प्रतिदिन देती थी, ठीक है। और दूसरी विधि क्या है? यूथेनिक्स। यूथेनिक्स में क्या है? वातावरण बदल देते हैं। जैसे कि आप ये भी भारत में हैं तो हिंदी बोल रहे हैं, अभी आप विदेश चले जाएंगे तो आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, तो इससे एक बदलाव आएगा नहीं आएगा जीन में, तो यूथेनिक्स कहते हैं उसे, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने केंद्रक कोशिका का A to Z टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया है। इसे अगर अच्छा लगता है, अच्छा लगी ये वीडियो, तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों बड़ी मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसी सोच से बना रहा हूँ कि कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में बाहर ना जाए, और ये 20 वर्षों के जितने भी प्रश्न हैं सबको मैं एनालाइज करके आपके सामने लाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू।